हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम के ऊपर सवाल कर रहे थे। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक एक वेज के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास 5 किलोग्राम, इसका मास 10 किलोग्राम और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे ये बात बतानी है कि सारे नॉर्मल फोर्स कितने होंगे और इस F की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा कि FBD बनाओ। FBD अगर मैं 5 किलोग्राम का बनाता हूं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में F तो लग ही रहा है। ये वेज इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ये रहा मेरा नॉर्मल फोर्स, ये इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगा। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 37 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगा। n का cos कंपोनेंट हो जाएगा n cos 37 विच इज 4/5, तो 4n/5। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा 3n/5। तो अगर मैं 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एक पॉइंट से डिनोट करूं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहला फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है 50 न्यूटन का। दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि है F। तीसरा फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है 4n/5। और लास्ट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि है 3n/5। और मुझे ये बात पता है कि ये जो 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब ये फोर्स विल बी इक्वल्स टू ये फोर्स विल बी इक्वल्स टू ये फोर्स। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस को इक्वल करता हूं तो 4n/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 डिवाइडेड बाय 4। 2 से जाएगा 2 2 जा 125, तो n की वैल्यू आ गई 125 डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन। चलिए ये तो n की वैल्यू आई। ये तो मैंने वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल किया। हॉरिजॉन्टल फोर्स को जब मैं इक्वेट करूंगा तो इस तरफ लग रहा है F और इस तरफ लग रहा है 3n/5 और n की वैल्यू है 125/2, तो 3/5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2। 5 1 जा 5 25 जा and 25 into 3 is 75/2 न्यूटन। ये मेरे पास आ गई F की वैल्यू। क्या हमारे पास सारे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई? नहीं, अभी तो वो नॉर्मल फोर्स आया है जो इस वेज और इस ब्लॉक के बीच में है। अभी एक नॉर्मल और बाकी है। कौन सा नॉर्मल? जो ये सरफेस इसके ऊपर लगा रही है, लेट्स से ये है मेरा n1, और एक नॉर्मल और बाकी है जो ये सरफेस इसके ऊपर लगा रही है, लेट्स से ये है मेरे पास n2। तो चलिए देखते हैं अब ये कैसे निकलेंगे। इस 10 किलोग्राम जो वेज है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने। चलिए इस वेज को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहा हूं। तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? 100 न्यूटन। ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद इस डायरेक्शन में लग रहा है n2, इस डायरेक्शन में लग रहा है n2। इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है n1, तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में n1। इस वेज ने इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाया n, तो ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगी n, तो एक फोर्स लगेगा इस तरफ n। मुझे ये बात पता है कि ये जो एंगल था, ये वाला एंगल था 37 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल भी 37 डिग्री होगा? यस और नो? चलिए अब इस n के दो कंपोनेंट आएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा n cos 37। n cos 37 कितना होता है? 4/5, तो इस तरफ आएगा 4n/5। और ये वाला कंपोनेंट होगा n sin 37, सो 3/5 इंटू n। चलिए अब मुझे ये बात पता है
कि ये जो वेज है ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स मेरे पास क्या है? N1, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? 100 प्लस 4n/5, और n की वैल्यू मेरे पास आई थी 125/2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 100 प्लस 4/5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2। 5 1 जा 5, 25 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 2 इज 50, 50 प्लस 100 इज 150 न्यूटन। तो N1 की जो वैल्यू आई वो आई 150 न्यूटन। अब ये N2 बचा। N2 के लिए क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल में इस तरफ लग रहा है 3/5n, और इस तरफ लग रहा है N2। तो N2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। N की वैल्यू आई थी 125 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 1 जा 5, 25 जा, तो N2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 75/2 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसी चीज को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे? कि इस पूरे ब्लॉक प्लस वेज को एक पूरा सिस्टम मान लो। अगर सिस्टम मानोगे तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो इस तरफ मेरे पास F की वैल्यू आई थी 75/2, और इस तरफ इकलौता जो फोर्स लगेगा वो लगेगा N2, तो F की वैल्यू N2 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा, एक बात बताओ, N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? N1 की वैल्यू आई 150 न्यूटन। इसी चीज को आप अगर सिस्टम मानते तो कैसे सॉल्व करते? सिस्टम मानते तो क्या होता कि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये तो मेरे पास हो जाता 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक 50 न्यूटन, एक 100 न्यूटन, तो ये कितना होता? 150 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में इकलौता फोर्स लग रहा है N1, तो क्या N1 की वैल्यू 150 न्यूटन? इस तरीके से भी सोच सकते थे। अगर सिस्टम मान के चलते तो N1 और N2 थोड़ा जल्दी आ जाता है ना। तो चीजों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करना है, क्योंकि नीट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिलेगा एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके, जितने स्टेप्स आप काम कर सको उतना आपके लिए अच्छा है। और जेई में तो अपन को टाइम मिलता है, लेकिन जेई में अगर छोटी छोटी कैलकुलेशन में टाइम जाएगा तो हमारा आंसर लेट आएगा। बात समझ आई? तो हमको जितने कम स्टेप्स हो सके उतने कम स्टेप्स में आंसर को लेके आना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल है। क्या बोला है? 3 ब्लॉक्स, तीनों का मास मेरे पास 10 किलोग्राम है, और इन तीनों ब्लॉक्स के जो एंड पे है यहाँ पे मैंने 40 न्यूटन के फोर्सेस लगाए हैं। मुझसे सवाल में पूछा है फाइंड ऑल द नॉर्मल रिएक्शंस, फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। चलिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा हर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो हर ब्लॉक का FBD अलग अलग बनाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले यहां पे जो नॉर्मल है इसको मैंने नाम दिया N1, यहां पे जो नॉर्मल है इसको मैंने नाम दिया N2, ये जो नॉर्मल लग रहा है इसको मैंने नाम दिया N3, ये जो नॉर्मल लग रहा है इसको मैंने नाम दिया N4, और ये जो नॉर्मल लग रहा है इसको मैंने नाम दिया N5। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही है। सबसे पहले N3 का डायग्राम बनाते हैं। चलिए, N3 मतलब ये वाला जो है हमारे पास, लेट्स से इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। सबसे पहले हमने A बनाया, इसका मास है हमारे पास 10 किलोग्राम। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज 100 न्यूटन। ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रही है N3, तो इस डायरेक्शन में एक लग रहा होगा N3। फिर
ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, और इस नॉर्मल को हमने नाम दिया N1, तो ये हो गया N1। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स विच इज 40 न्यूटन। अब एक बात समझो कि अगर मैं यहां पे वर्टिकल बनाता हूं तो हमने क्या बात कही थी कि अगर इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये जो नॉर्मल होगा ये वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये 53 डिग्री का होगा। तो चलिए देखते हैं 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को पॉइंट से रिप्रेजेंट करके कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले 100 न्यूटन, फिर ऊपर की तरफ N3, फिर इस तरफ 40 न्यूटन। अब एक बात समझो कि इस N1 के दो कंपोनेंट, एक होगा N1 का ये कंपोनेंट विच इज N1 cos 53। cos 53 होता है 3/5, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 3N1/5, और लगेगा एक N1 का ये कंपोनेंट मतलब इस तरीके से, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा साइन कंपोनेंट। साइन 53 होता है 4/5, तो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में 4N1/5। तो ये सारे फोर्सेस है जो 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे लग रहे हैं। चलिए अब इक्वेट करते हैं। सबसे पहले जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो 4N1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। तो 4 1 जा 4 10 जा, तो N1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50 न्यूटन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ लग रहा है N3 और नीचे की तरफ लग रहा है 100 प्लस 3/5 N1। 3/5 N1 की वैल्यू आई 50, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो N3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 130 न्यूटन। N3 की वैल्यू मेरे पास आई 130 न्यूटन। तो ये N1 आ गया, ये N3 आ गया। अब बात करते हैं N4 की। तो N4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो B ब्लॉक है इसका FBD बनाना पड़ेगा। चलिए B ब्लॉक का FBD बनाते हैं। चलिए B ब्लॉक पे सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज 100 न्यूटन। कौन सा फोर्स है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? B ने A पे लगाया N1, तो A भी B पे लगाएगा N1 और वो लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज N1। तीसरा फोर्स कौन सा लगेगा? C B पे लगाएगा N2, तो C ने B पे लगाया N2। और कौन सा फोर्स लगेगा? ये ग्राउंड इस B के ऊपर लगाएगा ऊपर की तरफ विच इज N4। I hope these all things are clear। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल बनाता हूं तो ये जो एंगल है ये है मेरे पास 53 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन बना रहा है 53 डिग्री का एंगल, तो ये वर्टिकल से बनाएगा 53 डिग्री का एंगल। ये भी एंगल मेरे पास 53 डिग्री है, तो ये भी मेरे पास 53 डिग्री होगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्सेस की। तो एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्या लग रहा है, इसको अभी थोड़ा मिटाते हैं, वापस देखते हैं। सबसे पहले लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? 100 न्यूटन। फिर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? N4। अब N1 की बात करते हैं। N1 का एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि होगा N1 cos 53, और cos 53 होता है 3/5, सो 3/5 N1, और N1 की वैल्यू कितनी आई थी? 50। तो 3/5 N1 को क्या मैं डायरेक्टली 30 न्यूटन लिख सकता हूं? चलो लिख लो 3/5 N1, और N1 की वैल्यू थी 50, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। चलिए और
m1 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा विच इज n1 sin 53, पर sin 53 होता है 4/5, तो 4/5 आएगा इस तरफ, तो ये होगा 4/5 n1, तो 4/5 n1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। चलिए इस n1 के कंपोनेंट हो गए। अब n2 की बात करते हैं। n2 का एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? n2 cos 53, तो इस तरफ आएगा। cos 53 होता है 3/5, so 3/5 n2, और n2 का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये होगा sin 53, पर sin 53 होता है 4/5, तो इस डायरेक्शन में आएगा 4/5 n2। और कुछ रह गया क्या? इसके कंपोनेंट सारे हो गए, ये 100 न्यूटन, ये n4, ये इस तरफ n2, तो ये n2 और n2 के भी सारे कंपोनेंट हो गए, और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो इधर वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर वाला फोर्स। इधर वाला फोर्स कितना है? 40 न्यूटन, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू इधर वाला फोर्स। इधर वाला फोर्स कितना है? 4/5 n2, तो ये 4 1 4 10, तो n2 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। n2 की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 50 न्यूटन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं फोर्सेस को इक्वेट करूंगा तो ऊपर की तरफ लग रहा है n4 प्लस 30 न्यूटन, और नीचे की तरफ लग रहा है 100 प्लस 3/5 n2। तो 3/5 n2 करूंगा तो क्या ये भी 30 न्यूटन आएगा? तो इस 30 से ये 30 गया, क्यों? क्योंकि n2 की वैल्यू 50, तो 5 into 10 is 10, 10 into 3 is 30, तो n4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 न्यूटन। चलिए तो n2 और n4 आ गए। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमारे पास n5। तो n5 के लिए मैं क्या करूंगा? इस C वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। चलिए C वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं यहां। C वाले ब्लॉक पे सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा n2 इस डायरेक्शन में, तो एक n2 लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये वर्टिकल से बनाएगा 53 डिग्री का एंगल। ये जो फोर्स है ये है n2। और कौन सा फोर्स लगेगा? ये n5 लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा n5, और तीसरा फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, जो कि होगा 100 न्यूटन, और एक और फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो ये है मेरे पास 40 न्यूटन। चलिए अब n2 की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 50 न्यूटन। n2 के दो कंपोनेंट, एक ऊपर वाले डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी cos 53, cos 53 होता है 3/5, so 3/5 into 50 is 30 न्यूटन। तो चलिए पॉइंट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में 4/5 सॉरी 3/5 n2, क्यों? क्योंकि n2 cos 53 होता है 3/5, so 3/5 into 50 will be 30 न्यूटन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 30 न्यूटन। n2 का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? sin 53, sin 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहली बात कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये 40 न्यूटन हो गया, और ऊपर एक और फोर्स लग रहा है जो कि है मेरे पास n5। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन की जब मैं बात करूंगा तो ऊपर लग रहा है n5 प्लस 30, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। n5 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 70 न्यूटन।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? ये 40 न्यूटन हो गया, ये 30 न्यूटन हो गया, ये N5 हो गया, इस तरफ 40 हो गया, ये N5 प्लस 30 इज 100, तो N5 की वैल्यू आ गई 70 न्यूटन। बिल्कुल सही है। तो हमने सारे फोर्सेस लगा लिए जो इन ब्लॉक्स के ऊपर लग रहे थे, सारे नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू निकाल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब धीरे धीरे आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ रही होगी कि हाँ यार अपन कर सकते हैं सवाल, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिए अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं अपन को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टेंशन की बारी आ गई। नॉर्मल का खेल यहाँ पे समाप्त होता है, अब बारी आती है टेंशन की। क्या पूछा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन बताइए। चलिए सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर लग रहा है टेंशन। तो इक्विलिब्रियम में है तो नीचे वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg के बराबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगेन टेंशन इन द स्ट्रिंग्स बताना है, तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। लेट्स से यहां पे लग रहा है T1, तो यहां पे लगेगा T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहां पे लग रहा है T2, तो यहां पे भी लगेगा T2। यहां पे लग रहा है T3, तो यहां पे भी लगेगा T3। इस तरीके से सबसे पहले 4 किलोग्राम वाले का एफबीडी बनाते हैं। तो 4 किलोग्राम वाले पे नीचे की तरफ लगेगा 40 न्यूटन और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा T1। और मुझे ये बात पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो यहां से जो T1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 न्यूटन। चलिए अब बात करते हैं 3 किलोग्राम वाले की। 3 किलोग्राम वाले की बात करूं तो ऊपर की तरफ लग रहा है T2, नीचे की तरफ लग रहा है T1 और 30 न्यूटन। तो ये T1 की वैल्यू कितनी आई थी 40, तो ऊपर वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 70 न्यूटन। चलिए अब बात करते हैं 2 किलोग्राम वाले की। 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात करूं तो नीचे की तरफ लग रहा है T2, इसको 2 किलोग्राम, नीचे की तरफ लग रहा है T2 और क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा 20 न्यूटन और ऊपर की तरफ लगेगा T3 और T2 की वैल्यू आई थी 70 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा, T3 की वैल्यू 70 प्लस 20 विच इज 90 न्यूटन। इसी चीज को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे, सिस्टम मान के। सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 किलोग्राम और इस 4 किलोग्राम वाले को एक साथ एक सिस्टम मान लेता हूं। ये 3 और ये 4। जब इसको मैंने सिस्टम माना तो इनके बीच में जो टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है वो मेरे पास इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो अगर मैं सिस्टम के ऊपर नीचे की तरफ बात करूं तो नीचे की तरफ लग रहा है 70 न्यूटन का फोर्स, 30 इसका और 40 इसका, और ऊपर की तरफ लग रहा है T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 न्यूटन। इसी चीज को, ये जो आपने T3 निकाला, इसी चीज को अगर आपको देखना है तो क्या करो, इस पूरे को सिस्टम मान लो। जब पूरे को सिस्टम मानोगे तो ऊपर की तरफ लग रहा है T3 और नीचे की तरफ सिर्फ इनका ग्रेविटेशनल फोर्स 20 प्लस 30 प्लस 40 विच इज 90 न्यूटन। तो आप चीजों को इस तरीके से भी सोच सकते थे कि सिस्टम मान के चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आपको सॉल्व करना है। स्टार्ट आपको इसी से करना है, धीरे धीरे इस पे शिफ्ट होना है। धीरे धीरे शिफ्ट होगे तो चीजें आसान लगेगी, एकदम से शिफ्ट होगे तो चीजें थोड़ी मुश्किल लगेगी। तो पहले स्टार्ट इसी से करना है और दोनों की हमको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तो चीजें थोड़ी आसान लगेगी आपको। ओके चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है कि एक 6 किलोग्राम का ब्लॉक है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा 80 न्यूटन, तो मुझे टी एंड थीटा निकालना है। थीटा क्या है? ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास थीटा है। सिंपल सी बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसके अंदर टेंशन लगी इस डायरेक्शन में। आपके मन में आ रहा होगा कि सर टेंशन ऐसे क्यों नहीं लगी? बेटा टेंशन जो लगती है हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है और अवे फ्रॉम द पॉइंट लगती है, तो अलोंग द स्ट्रिंग इस तरफ लगेगी और इस तरफ जो टेंशन होगी वो टी होगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? तो इस डायरेक्शन में लगेगी टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा टी साइन थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 60 न्यूटन। चलिए सबसे पहले इधर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स, तो टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80 और ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60। अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा के लिए मैं क्या करूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, तो t से t जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और tan थीटा की वैल्यू 4/3 आई, तो अगर मैं इसको 37 डिग्री का ट्रायंगल बनाता हूं, ये 37 3 4 5 और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो क्या थीटा की वैल्यू 53 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 53 डिग्री। अब मुझे निकालनी है टेंशन, तो टेंशन के लिए क्या करो? स्क्वायर और ऐड कर दो या फिर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, साइन 53 होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 इट इज इक्वल्स टू 80। 4 1 जा 4 20 जा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेंशन निकाल सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगेन मुझे क्या निकालना है? टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ट्राई करो। आपको ऐसे मेरे साथ साथ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे ही सवाल आए वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है और फिर बाद में सॉल्यूशन देखना है। ओके इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज क्या ही प्रैक्टिस होगी, है ना। चलिए तो सबसे पहले इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस बताते हैं। सबसे पहले लगेगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन, इस तरफ लगेगी एक टेंशन, तो ये बना दी हमने टेंशन। और क्या लगेगा? इस तरफ लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, तो ये बना दिया हमने नॉर्मल फोर्स। क्या क्या कर सकते हैं? अलग अलग चीजें कर सकते हैं। चलिए कैसे सोचे? दो तरीके से आप सोच सकते हो इसको। कैसे कि ये मेरे पास नॉर्मल, ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा 37 डिग्री और ये मेरे पास टेंशन, ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रही है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 53 डिग्री और नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। तो आप, एक तो ये तरीका है सोचने का कि आप जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है सोचने का कि अगर मैं जो फोर्सेस लग रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कर लूं। याद करो वो वाला सवाल जिसमें स्फीयर था बीच में, ऐसे करके बीच में स्फीयर था, तो हमने एक तरीका निकाला था कि अलोंग द n1 अगर मैं चीजों को रिजॉल्व करता हूं तो चीजें आसान हो जाती है। तो चलिए वही चीज यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक तो तरीका ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्म में इसको रिजॉल्व कर लो। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन चीजों को रिजॉल्व करें। चलिए 20 का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये एंगल मुझे ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 विच इज 53 और ये एंगल कितना होगा अगेन 37। तो 20 का ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 इंटू
20, 4 1 जा सॉरी 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन। और ये होता है sin 37, सो 3/5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। अब मुझे ये बात पता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, और हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, मतलब इधर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स। सर इस नॉर्मल का इधर या इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल है, एंगल 90 डिग्री होगा, cos 90 कितना होता है? 0। चलिए, तो इधर लगने वाला फोर्स है 12 न्यूटन, और इस तरफ लगने वाला फोर्स है T, तो क्या टेंशन की वैल्यू 12 न्यूटन आ जाएगी? इधर लगने वाला फोर्स है नॉर्मल, और इधर लगने वाला फोर्स है 16, तो क्या नॉर्मल की वैल्यू 16 न्यूटन आ गई? देखा, हमने हल्का सा दिमाग लगाया और एक लाइन में आंसर आ गया। अगर इसी चीज को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस में रिजॉल्व करके सोचते तो थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो सकती थी, थोड़ा टाइम लग सकता था। हमने हल्का सा दिमाग लगाया और एक लाइन में आंसर आपके सामने आ गया। आई होप ऑल दी थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? फाइंड टी एंड थीटा। थीटा नहीं, सिर्फ टी निकालना है। ये थीटा गलती से टाइप हो गया। टेंशन निकालनी है सारी स्ट्रिंग्स के अंदर। अब मेरी बात सुनो कि ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, और ये स्ट्रिंग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको T1 मान रहा हूं, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको T2 मान रहा हूं, और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको T3 मान रहा हूं। T3 मैं बता देता हूं, बाकी आप कर लेना, है ना। चलिए देखते हैं। 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन और ऊपर की तरफ लग रहा है T3। T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 न्यूटन। बाकी आप लोग कर लोगे? अरे कर सकते हो, दिख रहा है क्या क्या लगेगा यहाँ पे? हर सवाल बोलता हुआ सवाल है, हर डायग्राम आपको बोलता हुआ नजर आना चाहिए कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि लामीज थ्योरम लगेगी। कहाँ लगेगी? इस पॉइंट पे है। जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या इस सिस्टम का ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा? कहने का मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस डायरेक्शन में लग रहा है T3, इस डायरेक्शन में लग रहा है T1, और इस डायरेक्शन में T2 है। माय मिस्टेक, सॉरी। इस डायरेक्शन में लग रहा है T2 और इस डायरेक्शन में लग रहा है T3, और जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज 15। अब करना ही क्या है, सिर्फ एंगल लिखने हैं। ये 53 37 कितना हो गया? 90। तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। अब ये 37 है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 प्लस 37 विच इज 127 डिग्री। ये 53 है, ये 90 है, तो ओवरऑल एंगल कितना होगा? 143 डिग्री। चलिए अब बात समझो, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, अभी कल ही शायद एक सवाल में ऐसा ही कुछ बन रहा था, है ना। चलिए देखते हैं। वहां पे नॉर्मल था, यहाँ पे टेंशन है, बाकी चीजें तो सेम ही है। चलिए, T2 डिवाइडेड बाय sin 127। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, अगर आपने पहले वाला लेक्चर देख रखा है। T1 डिवाइडेड बाय sin 143, it should be equals to T3 which is 50 Newton। 50 divided by sin 90। चलिए, सभी को पता है आगे क्या आने वाला है। sin 127 को मैं कैसे लिख सकता हूं? sin 180 minus 53, और sin 180 minus 53 क्या होता है? sin 53। तो T2 divided by sin 53, it should be equals to T1 divided by sin 143 को लिख सकता हूं sin 180 minus 37, तो ये हो जाएगा sin 37। it should be equals to 50। sin 90 की वैल्यू हो गई 1। अब इन दोनों को लूंगा तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को लूंगा तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, T2
डिवाइडेड बाय साइन 53 होता है 4/5, इट इज इक्वल्स टू 50। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। अब इन दोनों को लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि T1 डिवाइडेड बाय साइन 37 होता है 3/5, इट इज इक्वल्स टू 50। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। धीरे धीरे चमक रहा होगा कि हाँ सर ऐसे सॉल्व होंगे सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इस सवाल को भी आप अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कंपोनेंट लेके इधर अपन ने माना था T2, इधर माना था T1। T2 का ये कंपोनेंट T2 cos 53, T1 का ये कंपोनेंट T1 cos 37, इधर आएंगे T1 sin 37 और इधर आएगा T2 sin 53 और नीचे है 50 न्यूटन। तो इधर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स, इधर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स। इसी सवाल को आप तीसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो? इधर माना था T1, इधर माना था T2 और ये है मेरे पास 50। तो क्या करो कि ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 37 डिग्री होगा? सॉरी, ये एंगल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा 37। ये एंगल अगर 37 है तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा? 53 डिग्री। और चीजों को कैसे सोच सकते हो कि आप नेट फोर्स जीरो कर दो अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो करोगे तो इस तरफ लग रहा है T1 और इस तरफ लग रहा है 50 cos 53। cos 53 कितना होता है? cos 53 होता है 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। क्या हमारे पास T1 की वैल्यू 40 न्यूटन आई थी? T1 की वैल्यू 30 न्यूटन। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? T1 37 cos 53 cos 53 3.2 माइनस बहुत ज्यादा 37 और 53 आ गया ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये होगा 30 न्यूटन। cos 53 होता है 3/5 which is 30 न्यूटन। चलिए अब अगर मुझे T2 निकालना है तो अलोंग T2 नेट फोर्स को जीरो कर दो। तो एक है 50 का ये कंपोनेंट विच इज cos 53 और एक है 50 का ये कंपोनेंट विच इज sin 53। तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। और जब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, T1 की कितनी आई थी? 30 और T2 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक ही चीज को आप मल्टीपल तरीकों से सोच सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका वो होता है जहां पे जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ फोर्सेस है वो कम आए, वहां से आंसर बहुत जल्दी आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अ स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इस स्फीयर की जो रेडियस दे रखी है ये है मेरे पास 15 सेंटीमीटर एंड मास 1 किलोग्राम। इसका जो मास मुझे दे रखा है वो दे रखा है 1 किलोग्राम is hung by a string of negligible mass and length 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ दे रखी है ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग क्या होगा? चलिए सबसे पहली बात, ये 15 ये 25। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा 15 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 3/5। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 37 डिग्री। तो ये जो एंगल मेरे पास आया वो आया 37 डिग्री। अगर मैं इसके अंदर टेंशन T बोलता हूं तो ये थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा आएगा? तो ये थीटा आएगा तो T का एक कंपोनेंट आएगा T cos 37। cos 37 होता है 4/5। तो क्या मैं इसको 4/5 T बोल सकता हूं? और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ 3/5 T which is
T sin 37, इसका मास 1 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ आएगा 10 न्यूटन। एक और फोर्स जो इस पे लग रहा होगा वो होगा ये वॉल इसके ऊपर जो नॉर्मल लगा रही है, लेट्स से उस नॉर्मल की वैल्यू है n, तो एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में n। अब मुझे ये बात पता है कि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, ऊपर लग रहा है 4/5t, ऊपर लग रहा है 4/5t और नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, तो t की वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 25/2 न्यूटन। अब इधर लग रहा है n और इधर लग रहा है 3/5t, तो n विल बी इक्वल्स टू 3/5t और 3/5 और t की वैल्यू आई 25/2, तो 5 1s 5 5s, तो ये आ जाएगा 15/2 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। नॉर्मल हमसे पूछा नहीं था, टेंशन पूछा था, टेंशन की वैल्यू आई 25/2। कोई नॉर्मल पूछे तो हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, चुटकियों का खेल है हमारे लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the system is in equilibrium, also find hinge force on pulley। सर ये hinge force कैसे निकालेंगे? सब निकलेगा, do not worry about a single thing। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या निकालना है? m की वैल्यू, ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये 30 डिग्री है, तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ब्लैक पेन से बनाते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी सही हो। सबसे पहले नीचे लगेगा 20 न्यूटन। ये 30 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा? चलिए, ये होगा 20 cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 10 √3 न्यूटन। और इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा 20 sin 30। sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। इस तरफ लग रही है टेंशन। अगर मुझे सवाल में कुछ नहीं दे रखा है तो मैं ये चीज अज्यूम करूंगा कि ये जो पुली है ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे जो पुली है ये हमारे पास मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। चलिए, अब जब ये पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा। यहाँ पे अगर टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा और यहाँ पे भी टेंशन T होगा, और नीचे की तरफ इसके ऊपर लगेगा mg। चलिए, अब बात करते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स को 0 करता हूं तो इस तरफ लग रहा है T, सॉरी इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है T, तो क्या T की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी? और अगर मैं m के ऊपर नेट फोर्स को 0 करता हूं तो ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है mg, तो g की वैल्यू होती है 10, तो 10 इज इक्वल्स टू m इंटू 10, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोग्राम। तो m की वैल्यू आ गई 1 किलोग्राम, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा मास है, मास सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में आ गई। एक और चीज हमसे सवाल में पूछी है कि हिंज फोर्स क्या होगा पुली के ऊपर। अब बात समझो, अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाता हूं, अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाता हूं तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, यस और नो, और इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और ये एक लगेगा हिंज फोर्स।
मुझे ये बात पता है कि ये पुली भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हिंज फोर्स के बराबर होगा, यस और नो। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा, और ये टी, तो क्या मेरे पास रिजल्टेंट 2t cos 60 डिग्री होगा, यस और नो। 2t cos 60, अरे ये कैसे आया, ये समझ में आया? 2t cos 60, सॉरी cos 30, cos थीटा बाई 2 नहीं आया, वापस समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास t रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो ये होगा t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर cos 60, ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के बराबर, विच इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस cos 60 इज 1/2, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा √3 into t। इसी चीज को आप इस तरीके से भी सोच सकते थे 2t cos 30, तो ये कितना हो जाएगा 2t cos 30 कितना होता है √3/2, तो क्या ये t इंटू √3 आता? क्या होता है कि जब दो इक्वल फोर्सेस थीटा एंगल पे लगते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2t, मतलब जो भी फोर्स है 2f cos थीटा बाई 2। ये मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, याद करो जब वेक्टर्स पढ़ा था, है ना, तो वो यहाँ पे काम आते हैं। इतना बड़ा स्टेप और एक ये स्टेप, टाइम किसमें कम लगेगा, किसमें कम लगेगा। अगर चीजें याद होगी तो चीजें आसानी से सॉल्व होगी। चलिए ये आया √3t, तो t रिजल्टेंट मेरे पास जो आएगा वो आएगा √3 into 10, तो 10√3 आया इसका और इसका रिजल्टेंट। अब मुझे ये बात पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो क्या इसका और इसका रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू हिंज फोर्स, तो हिंज फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10√3 न्यूटन। कोई मुझसे पूछ ले कि डायरेक्शन क्या होगा, मुझे पता है इसके और इसके रिजल्टेंट का जो मेरे पास टी रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, तो जो हिंज फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो चीजों को आप इस तरीके से सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। कुछ नहीं दे रखा है तो मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली हम मानेंगे। चलिए नीचे लगेगा M1G, ऊपर लगेगा टेंशन। मासलेस फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे अगर टेंशन T लग रहा है तो यहाँ पे भी T लगेगा और यहाँ पे भी T लगेगा। चलिए तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी M1 into G। अब यहाँ पे भी ये रॉड से या फिर किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इधर टी, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर कितना लगेगा 2t, तो ये कितना आ जाएगा 2m1g। इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। मुझसे क्या पूछा है, फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स एंड वैल्यू ऑफ m इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। चलिए सबसे पहली बात, नीचे की तरफ यहां लगेगा 15 न्यूटन। अगर मैं स्ट्रिंग में टेंशन T मान रहा हूं तो यहाँ पे T ये इस तरीके से घूम के आ रही है, तो क्या यहाँ पे भी T होगा और यहाँ पे भी T होगा। ये T ये पुली इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या ऊपर की तरफ 2T लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा 2T, यहाँ 2T तो यहाँ पे भी 2T और बहुत सारी जगह 2T, तो ये भी 2T होगा और नीचे की तरफ लगेगा mg। चलिए अब ऊपर T नीचे 50 न्यूटन और ये 5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो T की वैल्यू होगी ये होगी 50 न्यूटन। मुझे ये बात पता है कि ये M भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है 2T, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो m into g की वैल्यू 10, 2 into 50,
ये एक जीरो से एक जीरो गया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोग्राम। m की वैल्यू आ गई। क्या हर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ गई? इसमें 50, इसमें 50, इसमें 100, इसमें 100 और m की वैल्यू आई 10 किलोग्राम। आप चीजों को ऐसे भी सोच सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये देखने में हार्ड लगता है लेकिन कितना आसान सवाल है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। चलिए इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन, इसके ऊपर लगेगा T, ये इसके ऊपर इस तरीके से जा रही है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, तो इधर T तो इधर भी T तो इधर भी T और नीचे आया M1G। चल अब ये T तो क्या ये 2T होगा? ये भी 2T होगा और ये भी 2T होगा और ये भी 2T होगा और यहाँ पे आएगा M2 into G। सबसे पहले 2 किलोग्राम वाले की बात करते हैं। 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो नीचे लगेगा 20 और ऊपर लग रहा है T। ये इक्विलिब्रियम में है तो T की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। इसकी बात करूं तो नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है T। M1 की अगर मैं बात करूं तो नीचे लगेगा M1G, ऊपर लगेगा T विच इज 20 न्यूटन। तो क्या M1G की वैल्यू 20 न्यूटन आएगी? G की वैल्यू 10, तो क्या M1 की वैल्यू 2 किलोग्राम आएगी? और कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे कि अगर टेंशन सेम है तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये मूव नहीं करना है तो क्या जितना मास ये है उतना ही मास ये होना चाहिए? अगर किसी का भी मास ज्यादा होगा तो क्या वो नीचे आ जाएगा? कॉमन सेंस। चलिए अब M2 की अगर मैं बात करूं तो नीचे लगेगा M2G और ऊपर लग रहा है 2T विच इज 40 न्यूटन। तो M2G की वैल्यू हो जाएगी 40। तो क्या M2 की वैल्यू 4 किलोग्राम होगी? यस और नो? तो आप चीजों को इस तरीके से सोच के इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अगेन फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। चलिए लेट्स से इसके अंदर है टेंशन T, तो इसके अंदर भी टेंशन T होगी, यहाँ पे भी टेंशन T होगी। यही स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग मूव कर रही है। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी। अब नीचे की तरफ लग रहा है Mg। मुझे पता है कि ये पुली इक्विलिब्रियम में है, तो क्या यहाँ पे टेंशन 3T होगी? तो क्या यहाँ पे भी 3T होगी? चलिए तो 3T की वैल्यू आई Mg, तो क्या T की वैल्यू Mg/3 होगी? यस और नो? सब जगह टेंशन आ गई है ना? तो इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। लेट्स से यहाँ पे है टेंशन T, तो क्या यहाँ पे भी टेंशन T होगी? सेम स्ट्रिंग आ रही है तो टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T। स्ट्रिंग जब तक सेम रहेगी टेंशन सेम रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई बंदर आके बीच में ना लटक जाए। बंदर वाला केस भी करवाएंगे। इन केसेस में जब भी पुली वाले केसेस आएंगे उसमें अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगी, क्योंकि हम मासलेस स्ट्रिंग मानते हैं और पुली भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं होगी, जो कि आने वाले केसेस में होगा ऐसा, तब जरूरी नहीं है कि इधर टेंशन T हो तो इधर भी टेंशन T हो। टेंशन चेंज हो सकती है। अगर पुली का भी मास आ गया तो भी टेंशन चेंज हो सकती है, अगर फ्रिक्शन आ गया तो भी टेंशन चेंज हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब पुली भी मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है और पुली भी हमारी फ्रिक्शनलेस है। चलिए क्या करना है? टेंशन निकालनी है। ये T तो क्या इधर 2T होगा और इधर भी 2T होगा, इधर 2T होगा और इधर भी 2T होगा। नीचे आएगा 40 न्यूटन। मुझे पता है कि ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर लग रहा है 4T
और नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, तो क्या टी की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी? टी की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, नीचे लग रहा है mg, तो क्या जब ये m इक्विलिब्रियम में होगा तो t की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो 10 इज इक्वल टू m इंटू 10, तो क्या m की वैल्यू 1 किलोग्राम होगी? यस और नो? मास की वैल्यू आ गई 1 किलोग्राम, और सारी स्ट्रिंग में हमने टेंशन भी निकाली। दिखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन चुटकियों में हमने सॉल्व किया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब इसके ऊपर नीचे लगेगा 100 न्यूटन, ऊपर लगेगी टेंशन टी। ये टेंशन इसी स्ट्रिंग में, जब तक स्ट्रिंग सेम है तो क्या यहाँ पे भी टी रहेगा? ये टी, तो क्या यहाँ पे 2t होगा और यहाँ पे भी 2t होगा? स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी 2t होगा और यहाँ पे भी 2t होगा। ये 2t, तो क्या ये 4t होगा? यहाँ पे भी 4t होगा और यहाँ पे भी 4t होगा और यहाँ पे भी 4t होगा। चलिए ये 40, तो क्या यहाँ पे 80 होगा और यहाँ पे भी 80 होगा? यस और नो? चलिए सबसे पहली बात, ये 100 ये t, तो क्या t की वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। इसकी बात करूं तो 4 + 2 + 1 70, तो 70 इट इज इक्वल्स टू m, तो 700 mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। 700 इज इक्वल्स टू m इंटू 10, तो इससे ये गया तो m की वैल्यू आ गई 70 किलोग्राम। T आ गया, M आ गया, तो क्या सारी स्ट्रिंग्स में आप टेंशन निकाल सकते हो? इसके अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ मैन ऑफ मास m इन अ हैंगिंग कैबिन ऑफ मास कैपिटल M। ये जो मास m, ये जो मैन है, इसका मास मुझे दे रखा है स्मॉल m। इसका मास कितना है? स्मॉल m। और ये जो कैबिन है, इसका मास है कैपिटल M। फिर क्या बोला है? इज एबल टू कीप हिमसेल्फ एंड कैबिन क्रू एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां से एक स्ट्रिंग इसने पकड़ रखी है, ये ऊपर से पुली से होते हुए आ रही है, और ये स्ट्रिंग पुली पे यहां से अटैच्ड है, यहां से नहीं, यहां से तो ये ऊपर होते हुए पुली से होते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझसे ये बात पूछी है, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन रोप, मतलब ये टेंशन निकालनी है, और नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये फ्लोर इसके ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, वो निकालना है। चलिए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा? इस मैन ने एक थ्रेड को पकड़ रखा है, तो ये मैन थ्रेड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। याद करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि अगर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं तो उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। मतलब जिस फोर्स से ये मैन इस थ्रेड को खींच रहा होगा, उसी फोर्स से ये थ्रेड भी इस मैन को खींच रही होगी, और उसी फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन। तो इसकी तरफ, इसके ऊपर, इस मैन के ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में लगी एक टेंशन। दूसरा फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा स्मॉल m इंटू जी। तीसरा फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा नॉर्मल। तो अगर मैं मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारा मैन, सबसे पहले ऊपर की तरफ टेंशन, तो ये हो गई टेंशन। दूसरा फोर्स नीचे की तरफ, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg। तीसरा, ये जो कैबिन है इसका फ्लोर, इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल n। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा। और मुझे ये बात पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ऊपर का फोर्स विच इज n प्लस t विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स विच इज mg। ये बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं इस कैबिन की।
कैबिन के ऊपर अगर मैं इसको टी बोल रहा हूं तो क्या यहाँ पे भी टी आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा। तो कैबिन के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अगर मैं कैबिन या लिफ्ट की बात करूं तो लिफ्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले ऊपर की तरफ एक टेंशन टी, लिफ्ट का खुद का मास है कैपिटल एम, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। लिफ्ट ने इस मास के ऊपर, इस मैन के ऊपर ऊपर की तरफ लगाया नॉर्मल, तो ये मैन इसके ऊपर लगाएगा एक नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक लगेगा नॉर्मल। तो जो कैपिटल टी की वैल्यू आएगी वो आएगी mg प्लस नॉर्मल। यहां से टी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो आएगी mg माइनस स्मॉल mg माइनस n, it is equals to capital mg plus n। mg इसकी वैल्यू रखी अपन ने, t की वैल्यू mg माइनस, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा m माइनस कैपिटल m इंटू जी। तो n की वैल्यू जो नॉर्मल फोर्स होगा उसकी वैल्यू आएगी स्मॉल m माइनस कैपिटल m इंटू जी डिवाइडेड बाय, ये आया नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। ऊपर टी लगा, नीचे mg, तो टी की वैल्यू होगी mg प्लस n, ये टी की वैल्यू mg माइनस स्मॉल n पुट की, तो m माइनस कैपिटल M बिल्कुल सही। अब इस नॉर्मल को जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा या फिर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। चलो यहाँ पुट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? T इक्वल्स टू कैपिटल mg प्लस n की वैल्यू है mg बाई 2 माइनस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय 2। चलिए mg बाई 2 माइनस mg बाई 2, तो क्या ये mg बाई 2 माइनस स्मॉल mg बाई 2 बन जाएगा, सॉरी प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ जाएगी टेंशन और ये मेरे पास आ जाएगा नॉर्मल। दिखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, चीजों को स्टेप बाय स्टेप चले तो चीजें हमारे लिए आसान हो गई और चीजों को हमने अच्छे से सॉल्व किया। इसी चीज को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे कि ये जो कैबिन है और ये जो मास m है इसको पूरा एक सिस्टम मानिए। जब सिस्टम मानोगे तो ऊपर की तरफ लगेगा 2t और नीचे की तरफ लगेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। ये नॉर्मल तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2t will be equals to small m plus capital M into g, तो t की वैल्यू small m plus capital M g divided by 2 इस तरीके से सोच सकते थे। और फिर किसी का एक का भी एफपीडी बना के n की वैल्यू निकाल सकते थे। तो चीजों को आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए एंड बी। मुझे सवाल में क्या गिवन में है कि एक सीलिंग है, सीलिंग से एक रोप को अटैच कर दिया गया और मुझे ये बात पूछी है कि ए और बी पे टेंशन क्या होगी। और भी चीजें आपको सवाल में गिवन में है। ये जो रोप है ये है यूनिफॉर्म रोप और इसका मास गिवन में है। अभी तक मासलेस चल रहा था, अब इसका मास गिवन में है विच इज 8 किलोग्राम। अब मुझे ए और बी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो सबसे पहले इस रोप का एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी में जो पहला फोर्स आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू होगी 80 न्यूटन। एक और चीज आपको सवाल में गिवन में है, ये चीज आपको सवाल में ही गिवन में है कि ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 53 डिग्री। ये एंगल बन रहा है 53 डिग्री, ये आपको सवाल में गिवन है 53 डिग्री भी, और ये मास भी आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन में है। आपको निकालनी है ए और बी पॉइंट पे टेंशन। तो एफबीडी बनाने गया तो सबसे पहला फोर्स लगा 80 न्यूटन का। अब मेरी बात सुनो,
कि इस पॉइंट को रोप अपनी तरफ खींच रही होगी विद टेंशन टीबी, लेट्स से टीबी है, तो ये पॉइंट, ये जो सीलिंग होगी रोप को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद टेंशन टीबी, तो इस तरफ रोप के ऊपर एक फोर्स लगेगा टीबी और ये एंगल भी मेरे पास होगा 53 डिग्री। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस सीलिंग के इस पॉइंट को रोप अपनी तरफ खींच रही होगी विद टेंशन TA, तो रोप को ये सीलिंग अपनी तरफ खींच रही होगी विद टेंशन TA, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये हो जाएगा TA और ये एंगल भी हो जाएगा 53 डिग्री और कोई फोर्स इस रोप के ऊपर नहीं लग रहा। चलिए अब TA के कंपोनेंट करते हैं। TA का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ TA cos 53, cos 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 TA। TA का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज sin 53, sin 53 होता है 4/5, तो इट विल बी 4/5 TA। सिमिलरली ये कंपोनेंट हो जाएगा 3 TB/5 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 TA/5। अब मुझे ये बात पता है कि ये रोप तो कहीं जा नहीं रही है, रेस्ट पे है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होंगे, नेट फोर्स 0 होंगे मतलब इधर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स, ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। इधर लग रहा है 3 TB/5 और इधर लग रहा है 3/5 TA। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, तो TA और TB इक्वल होंगे, मुझे ये बात यहां से प्रूफ हुई। दूसरी बात, ऊपर लग रहा है 4/5 TA, 4/5 TA प्लस 4/5, यहां पे TB होगा ना, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये TB होगा 4/5 TB, 4/5 TB, लेकिन TB तो TA के बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 TA। इट इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 8/5 TA, इट इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन। 8 1 जा 8 10 जा, तो TA की वैल्यू आ जाएगी TB के बराबर और ये कितनी आएगी 50 न्यूटन। तो TA और TB की वैल्यू कितनी आएगी 50 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगला सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, इसी का ही पार्ट है, वो है फाइंड टेंशन एट पॉइंट C। मुझे ये बात पता है कि TA की वैल्यू आई 50 न्यूटन, ये एंगल था मेरे पास 53 डिग्री, ये एंगल भी मेरे पास था 53 डिग्री, ये एंगल था 53 डिग्री, ये आया 50 न्यूटन, ये एंगल भी हुआ 53 डिग्री। cos 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन और ये हो जाएगा 40 न्यूटन और ये हो जाएगा 40 न्यूटन और ये हो जाएगा 30 न्यूटन। अब मुझे क्या करना है कि C पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। C हमारा मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो मुझे ये बात पता है कि C पॉइंट पे अगर टेंशन निकालनी है तो अगर मैं FBD बनाता हूं हाफ रोप की अगर मैं FBD बनाता हूं तो मुझे ये बात नजर आएगी कि ये जो आधी हाफ रोप है इसको अपनी तरफ खींच रही होगी विद सम टेंशन TC, तो इस पॉइंट पे टेंशन लगेगी TC, इस पॉइंट पे टेंशन लगेगी TC। अब मैं सिर्फ हाफ रोप की बात करता हूं, मुझे ये बात पता है कि ये हाफ रोप भी कहीं जा तो रही नहीं है, तो लेट्स से इसका मास है M' G, तो ये हाफ रोप कहीं नहीं जा रही, इस हाफ रोप का मास M' होगा, वो तो मुझे पता है, यूनिफॉर्म रोप है तो 8 किलोग्राम था तो इसका 4 किलोग्राम आएगा, इसको प्रूफ भी कर देंगे। चलिए, तो इधर का फोर्स विल बी इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर लग रहा है TC और इधर लग रहा है 30 न्यूटन, तो क्या TC की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी? वैसे तो मुझे पता है कि यूनिफॉर्म रोप है तो ये हाफ पार्ट है तो इसका 4 किलोग्राम, इसका 4 किलोग्राम, लेकिन प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? ऊपर की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन
और नीचे की तरफ लग रहा है m डैश g, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलोग्राम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए इसी का ही लास्ट पार्ट देखते हैं। मुझे सवाल में क्या गिवन में है कि डी पॉइंट पे टेंशन बतानी है और ये जो एंगल मुझे गिवन में है ये है 37 डिग्री, ये एंगल था मेरे पास 53 डिग्री। अब डी पॉइंट पे टेंशन बनानी है तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ डी पार्ट तक जो मेरे पास रोप है इस रोप का एफबीडी बनाता हूं। मुझे ये बात पता है कि इस तरफ लग रहा था 30 न्यूटन और इस तरफ लग रहा था 40 न्यूटन। अब मुझे ये बात पता है कि रोप का जो बाकी हिस्सा होगा वो रोप को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में। दिस इज माय टेंशन टीडी। अब टीडी का ये कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट, कॉस 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 4 TD/5 और TD का ये कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट विच इज 3 TD/5। अब मुझे ये बात पता है कि इसका मास लेट्स से m डैश मैंने मान लिया, तो नीचे की तरफ लगेगा m डैश g, इसका मास मुझे पता नहीं है। अब मास नहीं पता तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे मास की जरूरत ही नहीं है। इस तरफ लग रहा है 4 TD/5 और इस तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, तो TD की वैल्यू आ जाएगी 5 × 30 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 15, so it will be 75/2 न्यूटन। दिस इज माय टेंशन एट पॉइंट D। और तो और कोई मुझसे पूछ लेता कि इस रोप का मास क्या है तो भी मैं निकाल सकता था। कैसे, ये रोप कहीं नहीं जा रही है, मतलब ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। ऊपर लग रहा है 40 न्यूटन, नीचे की तरफ एक लगेगा m डैश g प्लस नीचे की तरफ एक लग रहा है 3/5 इंटू TD। TD की वैल्यू आई 75/2, तो 5 1 5 15, तो 40 इज इक्वल्स टू 10 इंटू m डैश, g की वैल्यू 10 पुट की, 15 3 75 प्लस 75/2। चलिए अब ये इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 75/2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू m डैश। एलसीएम लूंगा तो 15 3 15 हो, 15 3 45 आएगा, 75 नहीं 45 और यहाँ पे आएगा 45, तो ये कितना होगा 42 80, 80 माइनस 45 इज 35, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू m डैश इज इक्वल्स टू 35/2, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/2 इंटू 10, 5 2 5 7, m डैश की वैल्यू आ जाएगी 7/4 किलोग्राम। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं करना है, इधर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स, ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। जिस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 कर दो और यहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए।